हेलो डियर स्टूडेंट्स। तिवारी एकेडमी में आप सभी लोगों का स्वागत है। मेरा नाम है राहुल और आज की इस कंप्लीट वीडियो लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे क्लास 12th का चैप्टर नंबर 4 जो कि फ्लेमिंगो की जो बुक है उसी का चैप्टर नंबर 4 है और इस चैप्टर का नाम है द रैट ट्रैप। तो इस चैप्टर के अंदर आने वाले सभी इंपोर्टेंट वर्ड मीनिंग्स को कवर करेंगे। इसके साथ साथ हम इस चैप्टर के कंप्लीट इंग्लिश टू हिंदी ट्रांसलेशन को देखेंगे जो कि बिल्कुल पैराग्राफ वाइज लाइन टू लाइन होने वाली हैं और इस चैप्टर के अंदर आने वाले जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर हो सकते हैं उनको भी हम कवर करने वाले हैं और इसके साथ साथ इस कंप्लीट चैप्टर को समझेंगे कि एक्चुअल में इस चैप्टर के अंदर क्या दिया हुआ है। तो चलिए चलते हैं और शुरू करते हैं इस कंप्लीट चैप्टर को। उम्मीद करता हूं कि आपने हमारे साथ अपनी बुक को सामने रखा होगा और हाइलाइटर आपके पास में होंगे ताकि आप चीजों को देखते जाएंगे और समझते हुए भी चलेंगे। यहां पे अगर आप देखें तो यहां लिखा हुआ है वंस अपॉन अ टाइम देयर वाज अ मैन हु वेंट अराउंड सेलिंग स्मॉल रैट ट्रैप्स ऑफ वायर। एक बार एक आदमी था जो तार से बनी हुई जो छोटी छोटी चूहेदानियां होती हैं उनको बेचने के लिए चारों ओर जाता था। ही मेड them himself at odd moments from the material he got by begging in the stores or at the big farms। और वह उन्हें दुकानों बड़े बड़े जो फॉर्म्स होते थे उन फॉर्म हाउसों से मांग कर लाए गए सामान से जब तक स्वयं बनाता था, किंतु फिर भी व्यापार में उसे विशेष रूप से कोई लाभ नहीं हो रहा था और इसीलिए उसने जीवन यापन के लिए बट इवन सो बिजनेस वॉज नॉट स्पेशली प्रॉफिटेबल सो ही हैड रिजॉर्ट टू बोथ बेगिंग एंड प्रेटी थिप्स टू कीप बॉडी शॉल्ड टुगेदर। जब उसे लाभ नहीं हो रहा था तो उसने इसलिए जीवन यापन के लिए उसने भीख मांगने और छोटी मोटी चोरियां करने दोनों का ही सहारा उसे लेना पड़ता था। कीप बॉडी शॉल्ड टुगेदर। इवन सो हिज क्लॉथ्स वर इन रैग्स, his cheeks were sunken and hunger gleamed in the eyes। फिर भी उसके कपड़े फटे पुराने होते थे, उसके गाल पिचके हुए थे और भूख उसकी आंखों में साफ दिखाई दे रही थी और कोई सोच भी नहीं सकता था कि वो इस तरीके का व्यक्ति है। देखिए यहाँ पे कुछ मीनिंग्स हमें मिल रहे हैं जैसे कि स्ट्रोसोर लिखा है, प्रॉफिटेबल का मतलब होता है फायदेमंद और शुकीन का मतलब होता है हैविंग शटल राइट और स्टोर सेल का मतलब होता है जहां पे मर्चेंडाइज होते हैं जो चीजों को बेचते हैं रिटेल बेसिस पे उसको हम कहते हैं स्टोर स्टोर राइट। तो जो बड़ी बड़ी जो दुकानें होती है उनको हम कहते हैं। अगर हम आगे देखें तो आगे के पैसेज में लिखा हुआ है नो वन कैन इमेजिन, और कोई भी ये सोच नहीं सकता कि ऐसे घुमक्कड़ यानी कि मोनोटोनस लाइफ कैन अपीयर टू सच अ वेगाबोंड who plods along the road left to his own medicines। और कोई सोच नहीं सकता कि घुमक्कड़ के लिए जीवन कितना दुखद और ये जो नीरस हो सकता है जो अपने ही विचारों में खोया सड़क पर चलता है। बट वन डे दिस मैन हैड फॉलन इनटू लाइन ऑफ थॉट which really seemed to him entertaining। बट एक दिन लेकिन इस आदमी को एक विचार आया। But one day, the man has had fallen into a line of thought which really seemed to him entertaining। लेकिन एक दिन इस आदमी को एक विचार आया और उसे बहुत ही वो entertaining लगा यानी कि मनोरंजक लगा। He had naturally been thinking of his rat traps when suddenly he had struck by an idea that whole world about him, the whole world with its lands and seas, its cities and villages are nothing but it's a big trap। उसको लगा कि स्वाभाविक रूप से वो अपनी जो चूहेदानियां थी उनके बारे में सोच रहा था। अचानक उसे विचार आया कि चारों ओर से पूरी दुनिया, ये लैंड, ये समुद्र, ये शहरें, ये गांव, पूरी दुनिया एक बड़ी चूहेदानी के अलावा कुछ भी नहीं है, कुछ नहीं है। It had never existed for any other purpose than set bets for people। और लोगों को ललचाने या फंसाने के लिए चारे वाली वस्तुएं डालने के अलावा इस दुनिया में इट्स ऑफर रिचेस एंड जॉयस शेल्टर एंड फूड्स
heat and clothing exactly as a rat trap, offered cheese and pork, and as soon as anyone let himself be tempted to be touched and bet, it closed in on him, and then everything came to an end. लोगों को ललचाने या फंसाने के लिए चारे आने वाली जो वस्तुओं के अलावा इन दुनिया का जो अस्तित्व है उसका कोई उद्देश्य ही नहीं है। इस दुनिया में संपत्ति, खुशियां, आश्रय, भोजन, गर्मी, वस्त्र ठीक उसी तरीके से देती है जैसे चूहेदानी को हम पनीर, सुअर का मांस देते हैं। जैसे कोई चूहा भोजन के लालच में पकड़कर इसे छूता है तो इसे अंदर बंद कर देते हैं और फिर सब कुछ समाप्त हो जाता है। तो यहाँ पे देखिए एक दिया हुआ है मोनोटोनस। मोनोटोनस का मतलब होता है यार जिसमें लाइफ में कुछ है ही नहीं, मतलब बिल्कुल नीरस लाइफ। स्ट्रक का मतलब होता है जहां पे आप चीजों को डील करने में बिल्कुल आप रुक से जाते हो। और टेम्प्ट का मतलब होता है अट्रैक्ट करना, आप स्ट्रांगली इनवाइट, मतलब उसको हम कहते हैं। अगर हम यहाँ पे देखें और अगला जो हमारा पैसेज है, दैट द वर्ल्ड हैड ऑफ कोर्स नेवर बीन वेरी काइंड टू हिम, सो इट गेव हिम अनवांटेड जॉय थिंग्स इल ऑफ इट्स इन दिस वे। संसार उसके लिए सचमुच कभी भी दयालु नहीं रहा, इसलिए वो उसके बारे में बुरा सोचने से उसे अजीब सा एक सुख मिलता था। इट्स बिकम अ चेरिश पास टाइम ऑफ हिज ड्यूरिंग मेनी डेयरी प्लॉडिंग और टू थिंक पीपल ही न्यू who had let themselves be caught in dangerous snare, and of others who were still circling around the bed। और अपनी बहुत सी जो उसकी जो लाइफ थी नीरस हो चुकी थी, उसकी यात्राओं के दौरान ऐसे परिचित लोगों के बारे में सोचना उसका एक इच्छित कह सकते हो कि मनोरंजन बन गया था। और जिसने स्वयं को खतरनाक जाल में फंसने दिया था, डेंजरस स्नेयर, और उनके दूसरों के बारे में अभी भी ललचाने वाले चारे का चक्कर लगा रहे थे। एंड देयर आर हु वर स्टिल सर्कलिंग अराउंड द बेड। एंड वन डार्क इवनिंग एज ही वॉज ट्रेडिंग अलोंग द रोड, he caught sight of the little grey cottage by the roadside and he knocked on the door to ask shelter for a night। और एक अंधेरी शाम जब वह सड़क पर थकावट के कारण धीरे धीरे जा रहा था तो उसकी नजर सड़क के एक किनारे पर स्थित एक छोटे से घर पर पड़ी जो रात में उसने आश्रय पाने के लिए, शेल्टर पाने के लिए खटखटाया और उसे मना भी नहीं किया। और शेल्टर फॉर टू नाइट और नो वॉज ही रिफ्यूज, उसे मना भी नहीं किया। और आमतौर पर आप कह सकते हैं इंस्टेड ऑफ सोर फेस विच ऑर्डिनरी मेट हिम द ऑनर हु वॉज एन ओल्ड मैन विदाउट वाइफ और चाइल्ड वॉज हैप्पी टू गेट समवन टू टॉक इन हिज लोनलीनेस। और आमतौर पर मिलने वाले जो दुखों के बजाय घर का मालिक जो था वो उसकी पत्नी और उसके बच्चे का एक बूढ़ा आदमी था जो अपने अकेलेपन में बातचीत करने के लिए एक आदमी को पाकर बहुत खुश था वो। सो यहाँ पे देखिए तीन चीजें हैं। एक तो अनवांटेड का मतलब होता है यार जहां पे आप बिल्कुल यूजुअल हो ही नहीं, बिल्कुल रेयर से। चेरिस्ड का मतलब होता है थोड़ा केयर ऑफ टेंडेटरी नर्चर, और ऑर्डिनरी का मतलब होता है साधारण, मोस्ट ऑफ टाइम जनरली यूजुअली जो होता है उसको हम कहते हैं। सो अब हम आगे बढ़ते हैं कि आगे क्या दिया हुआ है। आगे के पैसेज में दिया हुआ इमीडिएटली ही पुट द पोट्री स्पॉट ऑन द फायर टू गिव हिम सुपर देन carved off such a big slice from the tobacco roll that it was enough both the stranger pipe and his own। इमीडिएटली अचानक उसने जो पोट्रीज होता है, जो दलिया होती है ना, दलिया की हांडी आग पर उसने चढ़ा दी। ऑन द फायर he gave him super then crave of such, और उसने फिर उसमें अपने तंबाकू के बंडल से इतनी बड़ी फांक काट कर निकाली जो अजनबी और स्वयं दोनों के लिए चिलम के लिए पर्याप्त थी। राइट, स्ट्रेंजर्स पाइप और इन साउंड। फाइनली ही गॉट आउट द ओल्ड पैक ऑफ कार्ड्स एंड प्लेइंग मोजिल्स विथ गेस्ट अंटिल बेड टाइम। और अंत में उसने अपनी पुराने की एक ताश की गड्डी निकाली
और सोने का समय होने का इंतजार करने लगा और अपने मेहमान के साथ में, जो उसका गेस्ट आया हुआ था, उसके साथ मजलिस नाम का गेम खेलने लगा। मजलिस होता है ताश के पत्तों से जिस गेम को खेलते हैं उसको मजलिस कहते हैं, एक तरीके का गेम हो सकता है। मुझे तो इसके बारे में कोई आइडिया नहीं है, खैर अगर इसको आइडिया है तो कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं कि मजलिस क्या होता है। द ओल्ड मैन वॉज जस्ट एज अ जेनरस with his confidences as with his portraits और टोबैको। ये जो अजनबी बूढ़ा व्यक्ति है, ये खुद ही आप कह सकते हो कि जो दलिया थी उसके प्रति काफी वो उदार था, और जो तंबाकू था उसके प्रति उदार था। उदार, द गेस्ट वॉज इन्फॉर्म एट वंस दैट his days of prosperity, his host had been a crofter at the Ramjoso iron works and had worked on the land. The guest, और उदारी उतना गुप्त बातें बताने के प्रति था। अतिथि को तुरंत ही बताया गया कि वह अपने जो समृद्धि के दिनों में उसका मेजबान अर्थात वह बूढ़ा व्यक्ति रामजसो आयरन फॉर्म की एक जमीन में एक हिस्सेदार था, और उसका फॉर्म पर उसने काम किया था। अब वह दिन भर की मजदूरी नहीं कर पाता, उसकी गाय ही उसका सहारा थी, राइट। फिर वो बोलता है कि नाउ इट इज नो वन लॉन्गर एबल टू डू अ लेबर, इट्स काउ विच सपोर्ट हिम, यस द बॉस वाज एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी। और हाँ, जो रबोली थी वो असाधारण सी थी, और आप कह सकते हो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी थी। वह प्रतिदिन he could give milk for creamery every day. Last month he had received all the 30 knor in payment, और आप कह सकते हो कि वो प्रतिदिन डेयरी के लिए दूध दे सकती थी, और पिछले ही महीने उस बूढ़े आदमी को पूरे 30 क्रोनर भुगतान में प्राप्त हुए थे, क्रोनर पेमेंट में उसे मिले हुए थे। पॉटरी, जैसे मैंने बताया कि वो हांडी होती है जहाँ पे हम ओटमील बनाते हैं। प्रॉस्पेरिटी का मतलब होता है समृद्धि। सो ये जो चीजें हैं आप समझ पाए होंगे कि जो बूढ़ा आदमी था वो दलिया और तंबाकू के प्रति जितना उदार था, उतना ही उदार अपने गुप्त बातें बताने के प्रति था। अतिथि को तुरंत बताया कि उसकी जो प्रॉस्पेरिटी के दिनों में जो मेजबान है यानी कि बुड्ढा रामजसो आयरन फॉर्म में जमीन में एक हिस्सेदार था, और उसने उस फॉर्म पे काम किया था। अब वो दिन भर मजदूरी नहीं कर पाता, और उसकी गाय ही उसका सहारा है। और हाँ, जो गाय असाधारण थी, प्रतिदिन डेयरी के लिए दूध दे सकती थी। पिछले माह उसने पूरे 30 क्रोनर का भुगतान प्राप्त हुए थे। और द स्ट्रेंजर मस्ट हैव सीम्ड incredulous, for the old man got up and went to the window, took down the leather pouch which hung on the nail in the very narrow frame, and picked out 3 wrinkled 10 kroner bills. फिर उस जो अजनबी बूढ़े व्यक्ति को अवश्य ही ऐसा लगा होगा कि वह जो अजनबी है, यानी कि जो चूहे बेचने वाला है, वो उसकी बातों पर विश्वास नहीं कर रहा है। उसने वास्तव में 30 क्रोनर प्राप्त किए होंगे, क्योंकि बुड्ढा खड़ा हुआ था और खिड़की तक गया, चमड़े का एक पाउच उतारा, और उसमें खिड़की के ढांचे में लगी हुई कील पर लटका हुआ था, और वेरी विंडो फ्रेम, एंड पिकल्ड आउट द 3 wrinkles 10 crore bills. These he held up before the eyes of guest, nodding knowing, and then shuffled them back into the pouch. और फिर उसने जो चमड़े का पाउच था उसको उतारा, और उसी खिड़की के ढांचे में लगी एक कील पर लटका हुआ था, जहां पे 10 क्रोनर के 3 मुड़े हुए नोट निकाले, और ये नोट उसने अतिथि की आंखों के सामने, द नेक्स्ट डे बोथ मैन गॉट इन गुड सीजन, अतिथि की आंखों के सामने आप कह सकते हो कि उसने जानबूझकर हिलाते हुए और इस तरीके से पकड़े ताकि अतिथि को दिखाई दे जाए, और वापस उसने उसी में उसको लूज पाउच के अंदर डाल दिया। अगले दिन, द नेक्स्ट डे, बोथ मैन गॉट अप अ गुड सीजन, अपने दोनों ही अपनी मन की जो स्थिति थी उससे जागे। द क्रॉफ्टर वॉज इन अ हरी टू मिल्क हिज काउ, एंड अदर मैन प्रोबेबली थॉट ही शुड स्टे इन अ बेड व्हेन हेड ऑफ द हाउस हैड गॉटन अप। और अगले दिन दोनों आदमी जो अच्छी मन की स्थिति में जगे,
क्रॉफ्टर यानी कि स्वीडन में जमीन किराए पर देने वाले या जमीन के मालिक को हम क्रॉफ्टर कहते हैं, को अपनी गाय दूहने की जल्दी थी, यानी कि उसमें से दूध निकालने की जल्दी थी गाय से। और दूसरे आदमी ने सोचा कि जब वह घर का मुखिया जाग चुका होगा तो उसे बिस्तर पर नहीं रहना चाहिए। यार सब लोग जग गए हैं तो मुझे बिस्तर पर रह के क्या करना चाहिए। सो दे लेफ्ट कॉटेज एट द सेम टाइम। सो उसने एक ही समय पर घर से निकले। क्राफ्टर लॉक द डोर एंड पुट कीज इन द पॉकेट। क्राफ्टर ने दरवाजे पर ताला लगाया और चाबी अपनी जेब में रख ली। द मैन विद द रेड ट्रैप सेड गुड बाय, थैंक यू एंड देयरफ्रॉम ईच वेंट हिज ओन वे। और उसके बाद जैसे उसने चाबी जेब में रख ली, जो चूहेदानी बेचने वाला आदमी था उसने घर को अलविदा कहा, घर के मालिक को अलविदा कहा, धन्यवाद कहा और इसके बाद दोनों अपने अपने काम पर चले गए। तो देखिए यहाँ पे कुछ चीजें हैं, जैसे कि यहाँ पे लिखा हुआ है कि इनक्रीडलस मतलब इंडिकेट करना, प्रोबेबली मतलब संभावनाएं, देयर अपॉन का मतलब होता है इमीडिएट फ्लोइंग जो होती है उसको हम कह सकते हैं। तो आप कह सकते हो कि यार अगले दिन वो दोनों अपनी मन की स्थिति से जगे। क्रॉफ्टर को अपनी गाय धोने की जल्दी थी और दूसरे आदमी ने सोचा कि जब घर का मुखिया जाग चुका होगा तो हमें बिस्तर पर नहीं रहना चाहिए। सो इसलिए एक साथ एक ही समय पर वे लोग निकले और जो क्राफ्टर था उसने अपने दरवाजे पर ताला लगाया और चाबी अपनी जेब में रख ली। और जो चूहे जानी बेचने वाला आदमी था उसने अलविदा कहा, धन्यवाद कहा, इसके बाद दोनों अपने अपने कामों पर चले गए। तो ये सारी चीजें इस पैसेज के अंदर। अब हम आगे बढ़ते हैं और बट हाफ एन आवर लेटर द रैट ट्रैप पेडलर स्टूड अगेन बिफोर द डोर। किंतु आधे घंटे बाद चूहेदानी बेचने वाला फेरी वाला एक बार फिर दरवाजे के सामने खड़ा था, बिफोर द डोर। ही डिड नॉट ट्राई टू गेट इन हाउएवर। और उसने अंदर जाने की कोशिश नहीं की। He only went up to the window, smashed a pen, stuck in a hand, and got hold the pouch with 30 kroner. He only went up to the window, smashed a pen. वो केवल आप कह सकते हो कि खिड़की तक गया और एक कांच को तोड़ा और अपना हाथ डाला, पाउच को पकड़ लिया जिसमें 30 क्रोनर रखे थे। उसने पैसा लिया और जेब में डाला। He took the money and thrust into his pocket. Then he hung the leather pouch very carefully back in its place and went away. फिर उसने चमड़े के पाउच को बड़ी सावधानी से वापस उस स्थान पर लटका दिया और चला गया। As he walked along with the money in his pocket, he felt quite pleased with his smartness. और आप कह सकते हो कि जब वह जेब में पैसा लेकर चला तो वह अपनी चालाकी से बड़ा प्रसन्न हुआ। As he walked along with the money in his pocket, he felt quite pleased with his smartness. जब वह पैसा लेकर चला तो अपनी चालाकी से बड़ा प्रसन्न हुआ। वास्तव में उसने महसूस किया, मनी पैकेट, he felt pleased with his smartness. उसने महसूस किया कि शुरू में मुख्य सड़क पर चलते रहने से हिम्मत नहीं थी उसकी। He realized of course that at the first dare not continue the public highway but the most turned the road into the woods. उसने महसूस किया कि शुरू में जो मेन रोड है उस पर चलने में हिम्मत नहीं थी तो उसने रास्ता बदलकर उसे जंगल में जाना चाहिए, ऐसा सोचा उसने। So starting during the first hours caused him no difficulty. और शुरू के कुछ घंटे में उसे कोई परेशानी नहीं हुई। Caused him no difficulties. देखिए यहाँ पे कुछ चीजें हैं, smashed, thrust, pleased, right? तो smashed का जो मतलब होता है ना वो होता है ड्रंक, राइट? thrust का मतलब होता है यार पुश पब्लिक सॉब्स में फोर्स करते हैं, उसको हम कहते हैं ना बिल्कुल निकालना, पॉकेट के अंदर डालना। प्लीज्ड का मतलब होता है शांत, राइट? और इसको हम कहते हैं प्लीज्ड विथ स्मार्टनेस। सो प्लीज्ड का मतलब होता है टू एक्ट प्लेजर एंड सेटिस्फैक्शन। सो ये है हमारा पैसेज जिसके बारे में हमने जाना। अब हम आगे बढ़ते हैं कि जब उसे पहले घंटे में आप कह सकते हो कि कोई परेशानी नहीं हुई तो अब क्या हुआ।
Later in a day, it's become worse, and it was big and confusing forest which had gotten into. Later यानी कि बाद में आप कह सकते हो कि दिन में कुछ समय बाद उसकी परेशानी और अधिक हो गई, क्योंकि एक बड़ा सा भ्रम डालने वाला कंफ्यूजिंग एक जंगल था। और एक बड़ा सा भ्रम डालने वाला जंगल था वो, जिसमें वो एंटर कर चुका था, प्रवेश कर गया था, अर्थात उसमें फंस गया था, गॉटन इनटू। ही ट्राइड टू बी श्योर वॉक इन अ डेफिनेट डायरेक्शन, बट द पाथ्स ट्विस्टेड बैक एंड फोर्थ strangely. He walked and walked without coming to the end of the wood, and finally he realized that he had only been walking around the same part of the forest. He tried, उसने बहुत कोशिश की, और आश्वस्त होने के बाद वो उसने बहुत ही कोशिश की। दिन में कुछ समय पश्चात जब उसकी परेशानी बहुत बढ़ गई, तो क्योंकि एक बड़ा और भ्रम डालने वाला रास्ता था जिसमें वो प्रवेश कर गया था, अर्थात फंस गया था, आश्वस्त होने के लिए एक निश्चित दिशा में चलने की कोशिश की, किंतु उसके रास्ते जो थे वो अजीबोगरीब थे। कभी आगे तो कभी पीछे मुड़ रहे थे। वो चलता रहा किंतु जंगल के छोर तक न पहुंच सका। अंत में उसने महसूस किया कि वह इसी जंगल में, उसी भाग में चारों ओर इधर उधर घूम रहा है। All at once he recalled thoughts about the worlds and the rat traps. अचानक उसे संसार और चूहेदानी के विचार याद आए। Now his own turn had come. अब उसकी खुद की बारी आ गई थी। It means आप कह सकते हो कि वह स्वयं ही इस संसार रूपी चूहेदानी में फंस गया था, संसार की मोह माया के मकड़ जाल में वो फंस गया था। He had himself fooled by bet and caught. The whole forest with the trunks and branches, its thickness and fallen logs closed upon like impenetrable, impenetrable prison from which he could never escape. Escape, right? तो whole forest, ये जो पूरा जंगल है ना, और उसको पता चल चुका था कि वो स्वयं को अपने ही मकर जाल में फंस गया है। उसने चारे को स्वयं मूर्ख बनाने की अनुमति दे दी थी और फंस गया था। मूर्खता में फंसकर दूसरों का धन चुरा लिया था, और इस प्रकार संसार का जो मकर जाल था उसमें वो फंस चुका था। द होल वर्ल्ड, पूरा जो जंगल है, अपने तने, शाखाएं, झुरमुटें और गिरे हुए जो लकड़े थे, उसमें एक दुर्गम जेल की भांति वो घिरा हुआ था, जिससे वो कभी भी नहीं निकल सकता था। सो यहाँ पे कुछ मीनिंग है। स्ट्रेंजली का मतलब होता है अनयूजुअल, मतलब जो बिल्कुल ही आपको पता नहीं हो क्या हो और आप चौंक जाते हो, उसको हम कहते हैं अनयूजुअल। और इम्पेनेट्रेबल का मतलब होता है इनएक्सेसिबल आइडिया, मतलब जहां पे हम जा नहीं सकते, मतलब एक तरीके का जेल की तरह वो चीज होती है, उसको हम कहते हैं। तो आगे बढ़ते हैं और जानते हैं कि ये जो पैसेज दिया हुआ है कि इट वॉज अ लेट दिसंबर, डार्कनेस वॉज ऑलरेडी डिसेंडिंग ओवर द फॉरेस्ट, और ये दिसंबर समाप्त होने वाला था और अंधेरा पहले ही जंगल पर छाने लगा था। दिस इंक्रीज द डेंजर एंड इंक्रीज ऑल्सो द ग्लूम एंड डिस्पेयर, और इसने खतरा और बढ़ा दिया था, उसकी उदासी निराशा को भी बढ़ा दिया था। अंत में उसने उपाय सोचा। फाइनली ही सॉ नो वे आउट and he sank down the ground and tired to death, thinking that his last moment had come. But just a lad is down on ground, he heard a sound, hard, regular thumping. और अंत में उसे कोई उपाय नहीं सूझा, बहुत अधिक थका हुआ था, वो सोचते हुए जमीन पर गिर गया। अंतिम समय में उसे कुछ सुनाई दिया। He heard a sound, hard, regular to thumping. जैसे ही अपना सिर जमीन पर टिका, एक उसे आवाज सुनाई दी, जोरदार सी धप धप की आवाज आई उसे। और देयर वाज नो डाउट एज व्हाट दैट वाज, उसे कोई संदेह नहीं था कि यह ध्वनि क्या थी। वो उठ खड़ा हुआ। ही रेज्ड हिमसेल्फ, वो खड़ा हुआ। दोज आर द हैमर स्ट्रोक्स फ्रॉम द आयरन मिल, ही थॉट, उसने सोचा कि यह किसी लोहे की फैक्ट्री से जो हथौड़ा होता है उसके साउंड की ये ध्वनि है, और पास में निश्चय देयर मस्ट बी पीपल नियर बाय, और पास में निश्चित रूप से लोग वहां पे होने चाहिए।
उसने पूरी ताकत जुटाई अपनी। ही सरमाउंडेड ऑल हिज स्ट्रेंथ, गॉट अप एंड स्ट्रैगर्ड इन द डायरेक्शंस ऑफ द साउंड, और जिस तरफ से आवाज आ रही थी वो उसी दिशा में चलने लगा, लड़खड़ाते हुए उसी ध्वनि की दिशा में वो चल चुका था। द रामजसो आयरन वर्क्स which are now closed down were not so long, a large plant with a smelter, rolling mills and froze। और जो आप कह सकते हो कि जो लोहे की फैक्ट्री का जो नाम था रामजसो आयरन वर्क, ये लोहे की फैक्ट्री का नाम था, विच आर नाउ क्लोज डाउन, जो कि अब बंद हो पड़ी थी। थोड़े पहले जो प्रगालक थे, बेलनी मिल, ढलाई के घर, विशाल फैक्ट्री थी, लेकिन गर्मी के दिनों में पूरी तरीके से नौकाओं से भरी नाव, नहर चलती थी उसके अंदर, शेल्टर और फ्रोज। ग्लूम का मतलब क्या होता है? देखिए, ग्लूम का मतलब होता है डार्कनेस में जो डिमनेस होती है उसका पार्शियल, उसको ग्लूम कहते हैं, जो गायब हो रही है, डिसअपियर हो रही है। और स्मेल्टर का मतलब होता है पर्सन थिंग्स स्मेल्ट्स, जो स्मेल्ट्स के बारे में सोचता है उसको हम कहते हैं। तो अगर आप इन सारी चीजों को देखें तो बहुत अच्छी तरीके से चीजों को आप समझ पाएंगे और जान भी पाएंगे कि क्या है, कैसे है, वो उन सारी चीजों के बारे में जान पाएंगे। तो ये तो था हमारा पैसेज जिसमें हमने देखा कि जो रामजसो लोहे की फैक्ट्री का नाम है, जो कि अब बंद हो चुकी थी, और बंद होने के साथ वो अब बेलनी मिल, ढलाई के घर, एक विशाल फैक्ट्री थी। अब हम आगे बढ़ते हैं, और आउटसाइड रोड द वाटरफॉल वॉज शार्प, नॉर्थ विंड whipped the rain against the brick tilt of। बाहर आप कह सकते हो कि पूरी तरीके से जो विशाल फैक्ट्री थी, गर्मी के दिनों में पूरी तरीके से जो भरी हुई थी, वो नौकाओं की कतारें उस नहर में चलती थी, राइट। और कह सकते हो कि the sharp north wind ran the against it, probably account of those noise. Blacksmith didn't notice that man had opened the gate and entered the froze until stood and closed up the furnace। और आप कह सकते हो कि यहाँ पर जो रामजसो जो वहाँ पे लिखा हुआ था, उस वो जो नाम था लोहे की फैक्ट्री का, उसमें अलग अलग जो ढलाई घर थे, वो फैक्ट्रियां थी, गर्मी के दिनों में कतारें चलती थी, नहर चलती थी, और इस इलाके के मध्य भाग में एक बड़ी सी झील की तरफ जाती थी, जो सर्दी के दिनों में मील के पास सड़क जाती थी। सो आप कह सकते हो कि उसने देखा कि एक आदमी जो है, he probably account the noise of blacksmith, didn't notice the man, he opened the gate and entered the froze, he stood close up, surely is nothing, usually the poor was level without a better shelter, and night attracted the force by the glow light and escaped through the sooty pan and the warm themselves in front of the fire। The blacksmith glanced the casually and different intruder। और जो आप कह सकते हो कि यहाँ पे जो he looked way the typical usually did, the long beard, dirty, ragged and with a bunch of rat traps dangling in the chest। He asked permission to stay, blacksmith nodded and hunting consent without honoring the single word। अब यहाँ पे जो चीजें हैं इसको आप अच्छी तरीके से देख सकते हो, और आप बिल्कुल अच्छी तरीके से देख सकते हो और समझ भी सकते हो कि क्या है चीजें, किस तरीके की चीजें हैं और क्या दिया हुआ है इसके अंदर। तो अगर आप यहाँ पे इस पैसेज को अगर आप समझने की कोशिश करो, अगर मैं यहाँ से फिर से स्टार्टिंग से बताऊं आपको कि जो लार्ज प्लांट था जो रामजसो आयरन वर्क का, तो इस आयरन वर्क में आप देखोगे कि जो चीजें हैं वो कहीं ना कहीं यहाँ पे बंद हो गई थी और क्लोज डाउन हो गई थी, और ये चल नहीं रही थी बिल्कुल भी। इसमें जो काम करने वाले रोलिंग मिल, फ्रोज, ये सारी चीजें एक विशाल फैक्ट्री थी। और दूसरी तरफ अगर देखें हम तो यहाँ पे इसके डीप में शार्प नॉर्थ में ए विप रेन अगेंस्ट द ब्रिक टिल्ट रूफ, और पूरी तरीके से कतारें चलती थी नौकाओं की, जो इस इलाके में आप कह सकते हो अकाउंट ऑफ नॉइज ब्लैकस्मिथ डिडंट, द मैन हैड ओपन द गेट एंड एंटर्ड द फ्रोज, स्टूड क्लोज द फर्नेस। वो आग के सामने खड़ा था और
और इस तरीके से खड़ा था जैसे कि बिल्कुल अंधकार में, कैसे है ना कि उसके उसका वेट कर रहे हैं, प्रोबेबली अकाउंट द नॉइज ऑफ। Surely he was nothing unusual, poor backbones with a better shelter, night to attract the force, glow the lights and escape through the sooty pan and come to warm themselves from the, वो आग के पास में अपने आप को वार्म करने के लिए, क्योंकि ठंड बहुत ज्यादा थी तो इसलिए वो वहां पे आया हुआ था, ताकि वहां पे उससे कुछ गर्मी मिल सके, वो अपने आप को थोड़ा सा गर्म कर सके, इसलिए वो वहां पे आया हुआ था। और ये उनके लिए काफी सिंपल सी बात है, विदाउट बेटर सेल्टर नाइट टू बी अट्रैक्टेड। और द ब्लैक स्मिथ ग्लैंस ओनली द कैजुअली इंडिफरेंट एट द इंट्रेडर, उस इंट्रेडर को जो ब्लैक स्मिथ था, ब्लैक स्मिथ का मतलब क्या होता है, ब्लैक स्मिथ का मतलब होता है जो लोहे का काम करता है, उसको हम कहते हैं ब्लैक स्मिथ। और उस पर बिल्कुल बीच बीच में वो उस पर उसको बड़े ही कैजुअली देख रहा था। ही लुक्ड अ वे पीपल इज टाइप यूजुअली डिड, अ लॉन्ग बियर्ड, लंबी सी दाढ़ी, डर्टी रैग, गंदे कपड़े पहने हुए, बंच ऑफ रेड ट्रैप्स डेंगलिंग इन द चेस्ट, और अपने छातियों पर आप कह सकते हो कि जो रेड ट्रैप्स होते हैं चूहे की, वो उसके पास में थी और प्रतीक्षा कर रहे थे। एंड आस्क्ड टू परमिशन टू स्टे, उसने रुकने के लिए वहां पे परमिशन उसने मांगी। सो जैसे ही उसने परमिशन मांगी तो आप कह सकते हो कि जैसे उसने परमिशन मांगी तो वो उसके लिए बिल्कुल ही असामान्य बात थी। नोब्ड हॉन्टली एंड कॉन्सेंट विदाउट द ऑनरिंग विद अ सिंगल वर्ड, और बिना ही कुछ बोले, एक शब्द बोले, बिना घमंड में, उसने केवल उसकी स्वीकृति में क्या कर दिया, उसने अपना जो सर था उसको हिला दिया। द ट्रैम्प डिडंट से एनीथिंग आइदर, और उसके बाद जो ट्रैम्प था उसने कुछ भी नहीं क्या कहा उसने। और इस तरीके में आप देखो, रोड का मतलब होता है हंसना बहुत तेजी से, और बेगाबोन्स का मतलब होता है लीडिंग विद अनसेटल्ड केयर फ्री लाइफ, और ब्लैक स्मिथ का मतलब होता है जो लोहे का काम करता है, उसको हम ब्लैक स्मिथ कहते हैं। सो अगर आप इन चीजों को देखें तो आप इजीली समझ पाओगे कि रात के लिए उस गरीब घुमक्कड़ की जो कालिमा थी, शीशों से निकलने वाले जो चमक होते हैं, उसकी तरफ वो आकर्षित हुआ। आग के सामने तपने के लिए अंदर आना बिल्कुल सामान्य नहीं था, और लोहे का काम करने वाले जो घुसपैठिए थे एकमात्र सरसरी और निरपेक्ष भाव से उसकी उदासीनता के ऊपर उन्होंने नजर डाली। और जब उन्होंने देखा कि वैसे ही दिखाई पड़ रहा था, उसी तरीके से दिखाई पड़ रहा था, लंबी सी दाढ़ी, गंदा फटे हाल, सीने में चूहे दानियों का गुच्छा लटका हुआ था, और ठहरने के लिए उसने अनुमति मांगी तो लोहार ने उसके सम्मान में बिना शब्द बोले बस केवल उसने स्वीकृति कर दी। तो ये है सारी कहानी। अब यहाँ पे लिखा हुआ ही हैड नॉट कम देयर टू वॉक बट ओनली वार्म हिमसेल्फ एंड स्लीप, वो केवल यहाँ पर बात करने के लिए नहीं, वो तपने के लिए और थोड़ा सोने के लिए भी आया था। और उन दिनों, इन दोज डेज, रामजसो आयरन मिल्स was owned by a very prominent iron master whose greatest ambition was to ship out good iron to the market। और उन दिनों आप कह सकते हो कि जो रामजसो मिल का जो मालिक था, एक बहुत ही प्रसिद्ध आयरन मैन था, लोहार था। और वो जो लोहार था जिसकी सबसे बड़ी जो महत्वाकांक्षा थी वो जहाजों द्वारा बाजारों में अच्छा लोहा पहुंचाना था, और जिस दिन रात वो निगरानी करता था कि काम यथाशक्ति अच्छा हो, वो उसी समय वो ढलाई घर में निरीक्षण करने के लिए अपने रात्रि काल के दौरान वो आया हुआ था, देखने के लिए दौरे पर आया हुआ था। और ही वॉज बोथ नाइट एंड डे विद that work all the well possible, and very moment he came and at this moment he came into the forge and night rounds the inspection. Naturally the first things he saw that the tall ragamuffin who had eased to way so close the furnace and steam rose from the wet rags. The iron master didn't follow the examples of the blacksmith who had hardly dignity to the लुक एट द स्ट्रेंजर। स्वाभाविक रूप से जो पहली चीज उसने देखी वो एक लंबा घुमक्कड़ था जो भट्टी के इतना नजदीक सरक कर आ गया था कि उसके फटे गीले कपड़ों से भाप उठने लगी थी। और
मालिक लोहार ने उस लोहारों की उदाहरण का अनुगमन नहीं किया, मतलब उसके जैसा बर्ताव नहीं किया। उन्होंने अजनबी की ओर देखने की कृपा नहीं की थी और वह और नजदीक चला गया। उसको ध्यान से देखा। उसके चेहरे को देखने के लिए उसने ढीले टॉप को हटाया। लुक स्ट्रेंजर्स, ही वॉक क्लोज अप एंड वेरी केयरफुली ही टोर ऑफ द स्लॉच हैट एंड गेट अ व्यू ऑफ हिज फेस। और उसके फेस को अच्छी तरीके से देखने के लिए उसने अपने ढीले टैप को हटाया। सो यहाँ पे देखिए एम्बिशन, एम्बिशन का मतलब होता है आप किसी चीज के लिए बिल्कुल एक्टिव हो, डिजायर है आप उस काम को करने के लिए। स्टीम का मतलब होता है वाटर, जहाँ पे आप थोड़ा सा वहां से गैस निकलने लगती है, वो बिल्कुल वास्प बनता है। और स्लॉच का मतलब होता है टू सेट, स्टैंड या फिर ड्रॉपिंग पोस्चर जो होता है उसको हम कहते हैं स्लॉच। तो ये तो सारी चीजें आप समझ पाए होंगे। अब हम आते हैं इसके अगले पैसेज के ऊपर, जिसमें दिया हुआ है कि बट ऑफ कोर्स इट इज यू निल्स ऑल्फ, ही सेड हाउ डू यू लुक। उसने कहा अरे निल्स ऑल्फ, उसने कहा तुम कैसे लग रहे हो। चूहे दाने वाली आदमी, ही मैन, द मैन विद द रैट ट्रैप्स हैड नेवर बीन सीन आयरन मास्टर एट द रामजसो and didn't even know what his name was. Might perhaps throw him couple of kroner. और चूहेदानी वाले आदमी ने रामजसो के मालिक, लोहार कारखाने के जो मालिक थे, उसने पहले कभी नहीं देखा था, वो जानता भी नहीं था कि उसका नाम क्या था, किंतु उसके दिमाग में आया यदि भला आदमी है तो उसका कोई पुराना परिचित है जो शायद उसे क्रोनर दे दे। इसलिए वो उस मालिक लोहार के भ्रम को तुरंत ही दूर करना चाहता है। सो therefore he didn't want to undeceive to all at once, as yes God, no things have gone downhill with me, he said. और वो क्या करना चाहता है कि जो मालिक लोहार है उसके भ्रम को तुरंत ही दूर नहीं करना चाहता था। उसने कहा हे भगवान, मैं जानता था मेरे साथ बहुत बुरा हुआ है। उसने कहा तो तुम्हें रेजिमेंट के त्याग पत्र दे देना चाहिए था। सो यू शुड नॉट हैव रिजाइन फ्रॉम द रेजिमेंट, सेड द आयरन मास्टर। सो वो क्या करना चाहता था, वो उसके डाउट को दूर करना चाहता था। सो उसने, जैसे उसने कहा कि वो निल्स ऑफ, उसने कहा तुम कैसे लग रहे हो, चूहे दाने वाले आदमी को जो उसका मालिक था उसने पहले कभी नहीं देखा था और ये भी नहीं जानता था कि उसका नाम क्या, किंतु उसके दिमाग में आया यदि वह भला आदमी सोचता है तो कोई पुराना परिचित होगा तो शायद उसे कुछ क्रोनर दे दे। इसलिए उस मालिक लोहार के भ्रम को तुरंत ही दूर नहीं करना चाहता था। उसने कहा हाँ भगवान, मैं जानता हूं मेरे साथ बहुत बुरा हुआ। उसने कहा यू शुड नॉट हैव रिजाइन फ्रॉम द रेजिमेंट, सेड द आयरन मास्टर। सो आयरन मास्टर ने कहा कि तुम्हें रेजिमेंट से त्याग पत्र नहीं देना चाहिए था। दैट वॉज अ मिस्टेक, इफ ओनली आई हैड स्टिल बीन सर्विस एट द टाइम आई नेवर वुड दैट हैव हैपेंड। सो मालिक लोहार ने कहा वो गलती थी, काश उस समय मैं भी सेवा में होता तो यह न होता। खैर अब तुम निश्चित रूप से मेरे साथ घर चलोगे, एंड इट नेवर वुड बी हैपन। वेल नाउ ऑफ कोर्स यू विल कम विथ मी। उसने कहा अब तुम निश्चित रूप से मेरे घर चलोगे, और टू गो अलोंग विद द मैनर हाउस, मेजर हाउस, एंड रिसीव्ड बाय द ऑनर लाइक ऑल रेजिमेंटल comrade that however did not please the tramp. उसने कहा कि तुम निश्चित रूप से मेरे साथ चलोगे, घर पर जाना, मालिक के द्वारा सेना के जो पुराने साथी होते हैं ना, उनको जैसे उनका भली प्रकार स्वागत किया जाना चाहिए। हालांकि इस चीज से घुमक्कड़ ज्यादा खुश नहीं हुआ और नहीं इसके बारे में, जैसे कि आयरन मास्टर का मतलब होता है लोहार, रेजिमेंट का मतलब होता है मैनेज, ट्रीट, रिजीट को मैनर करना, यूनिफॉर्म मैनर में कोई चीज अगर होती है उसको हम कहते हैं मिस्टेक का मतलब होता है गलती, मिसअंडरस्टैंडिंग उसको हम कहते हैं मिसकंसेप्शन, उसको मिस्टेक कह सकते हैं। यहां लिखा हुआ है कि नो आई कुडंट थिंक ऑफ इट, ही शेड लुकिंग क्वाइट अलार्म्ड। और नहीं, मैं इसके बारे में नहीं सोच सकता था।
उसने बिल्कुल चौकन्ना दिखते हुए कहा, ही थॉट ऑफ 30 क्रोनर। और फिर उसने 30 क्रोनर के बारे में सोचा। बड़े घर, टू गेट अप द मैनर हाउस वुड बी लाइक बी थ्रोनिंग हिमसेल्फ वॉलेंट्री इन टू द लॉयंस डेन। He only wanted to chance to sleep here first and then sneak away as inconspicuously as possible. और 30 करोड़ के बारे में उसने सोचा। बड़े घर तक जाना स्वयं को स्वेच्छा से किसी शेर की जो मांद होती है उसमें फेंके जाने जैसा होगा। यहाँ बस ढलाई घर में सोना और यथासंभव चुपके से खिसकने का एक मौका रहता था। मालिक लोहार समझा कि वह अपने खराब कपड़ों के कारण परेशान है। द आयरन मास्टर assumed he felt embarrassed because of the miserable clothing. Please don't think that I have such a fine homes that you cannot show yourself there. He said, Elizabeth is dead, as you already have heard. और उसने कहा कि आप बिल्कुल भी ऐसा ना सोचें। और उसने कहा कि ऐसा ना सोचे, मेरा घर इतना सुंदर है कि तुम वहां आ ही नहीं सकते। उसने कहा एलिजाबेथ मर चुकी है और इसके साथ में जैसा कि तुम पहले सुन चुके होगे मेरे लड़के विदेश में हैं, राइट। और एलिजाबेथ डेड एंड यू ऑलरेडी हेयर्ड माय बॉयज आर अब्रॉड एंड देयर वाज नो वन होम आई एक्सपेक्ट द ओल्डेस्ट डॉटर एंड माई सेल्फ। और आप कह सकते हो कि यहाँ पर घर पर मेरे और सबसे बड़ी बेटी के अलावा कोई नहीं है। हम अभी अभी कह रहे थे कि बड़ी बुरी थी क्रिसमस पर हमारे साथ कोई नहीं था। एंड वी आर जस्ट सेइंग दैट इट वाज टू बैड वी डिडंट हैव एनी कंपनी फॉर क्रिसमस। और क्रिसमस पर कोई भी नहीं था। नाउ कम अलोंग विथ मी एंड हेल्प अस मेक क्रिसमस एंड फूड डिसअपियर अ लिटिल फास्टर। आप कह सकते हो कि इसके बाद नाउ अब जो है आप कह सकते हो कि अभी अभी जो आपके घर जो लड़के विदेश में हैं वो कह रहा है कि तुम जैसे पहले सुन चुके हो कि मेरे लड़के जो हैं विदेश में हैं, घर पर मेरे और मेरी सबसे बड़ी बेटी के अलावा कोई नहीं है। हम अभी अभी कह रहे थे कि बुरी बात यह थी कि क्रिसमस पर हमारे साथ कोई नहीं था और अब मेरे साथ आओ, क्रिसमस के भोजन को थोड़ा सा जल्दी गायब करने में, यानी कि भोजन को खाकर समाप्त करने में हमारी मदद करोगे। डिसअपियर एट लिटिल फास्टर मतलब उसको समाप्त करने में। वॉलंटरी का मतलब होता है जहाँ पे ऑन अकॉर्ड अपनी फ्री चॉइस होती है। एज्यूम का मतलब होता है ग्रांटेड, सपोज्ड। और एक्सपेक्ट का मतलब होता है इंक्लूजन, अलग करके, है ना। अब हम अगले पैसेज की तरफ बढ़ते हैं जिसमें लिखा बट द स्ट्रेंजर, लेकिन जो स्ट्रेंजर था किंतु अजनबी जो था वो बार बार मना करता रहा। सेड नो एंड अगेन नो। ही आयरन मास्टर शो द मस्ट गिव इन। और आयरन मास्टर को ऐसा लगा कि उसे हार मान लेनी चाहिए, अर्थात उसके घर चलने की जिद नहीं करना चाहिए। लेकिन जो अजनबी था वो बार बार मना कर रहा था। मालिक लोहार को लगा कि उसे हार मान लेनी चाहिए लेकिन घर चलने की जिद नहीं करनी चाहिए। ऐसा लगता है मानो कैप्टन ही लाफ्ड एंड हिमसेल्फ ही वेंट a blacksmith who knew him understood very well. He knew him understood very well. That had no said the last word. और उसे लगता है कि घर मान लेना चाहिए। ऐसा लगता है कि वह कैप्टन जो है वो अपने रात ठहरना अधिक पसंद नहीं करते। और किंतु जाते जाते वो हंसा और लोहार जानता था कि अच्छी तरीके से समझ गया कि इट वॉज नॉट मोर देन हाफ एन आवर्स। हेयर द साउंड ऑफ कैरेज व्हील्स outside carriage and new guest came in, but this time it was not the iron master. लेकिन अब हुआ क्या कि लोहार को लगता था कि यार अब अंतिम बात नहीं कह चुका है। आधे घंटे से कम समय में ढलाई घर के बाहर एक वाहन पहियों की आवाज सुनाई पड़ी और एक नया जो आदमी था, एक नया अतिथि आया। किंतु एक बार मालिक लोहार नहीं था, उसकी बेटी थी। उसने अपनी बेटी को भेजा था, स्पष्टतः यह आशा करते हुए ही हैड सेंट टू डॉटर अपेरेंटली होपिंग दैट
शी वुड हैव बेटर पावर्स टू परसुएशन देन हिमसेल्फ। उसको लगा कि उसके पास मनाने के लिए, राजी करने के लिए उससे ज्यादा शक्ति है उसे उसके पिता से, इसलिए उसने उसको भेजा था। और आप कह सकते हो कि जो स्ट्रेंजर था वो बार बार मना करता रहा। मालिक लोहार को लगा कि उसे हार मान लेनी चाहिए, यानी कि उसे घर चलने की जिद नहीं करनी चाहिए। ऐसा लगता है जैसे मानो जो वन सेथल आपके साथ आज रात ठहरना पसंद नहीं करते। उसने मालिक लोहार से कहा, पीछे की ओर घूम गया। किंतु जाते जाते वो अपने आप पर हंसा और लोहार जो जानता था वो अच्छी तरह समझ गया कि अपनी अंतिम बात नहीं कह चुका था। आधे घंटे के कम समय में ही ढलाई करके बाहर एक वाहन से पहियों की आवाज सुनाई पड़ी। एक नए गेस्ट अंदर आया, किंतु इस बार मालिक नहीं था, उसकी बेटी को भेजा था, और स्पष्टतः यह आशा करते हुए कि उसे मनाने में, राजी करने में वो ज्यादा अच्छी होगी। सो ब्लैक स्मिथ का मतलब होता है लोहार, कैरिज का मतलब होता है मूवेबल पार्ट, परसुएशन का मतलब होता है डीप कन्विक्शन और बिलीव हो जाना, उसको हम कहते हैं। अगर हम आगे बढ़े तो लिखा है, शी एंटर फॉलोइड बाय द वेलवेट कैरिंग ऑन हिज आर्म बिग फर कोट। उसने अंदर प्रवेश किया, पीछे बाह में बड़ा सा एक फर का कोट डाला, उसका निजी नौकर था। और सी वॉज नॉट अ प्रीटी बट स्टीम मॉडल्स कुड क्वाइट एंड साई। वो ज्यादा आकर्षक तो नहीं थी, लेकिन सालीन और संकोच सील लग रही थी। In the force everything was just had been earlier in the evening। और ये जो डलाईगर में सब कुछ वैसा ही था जैसा पहले शाम को था। जो मेन लोहार था, मास्टर ब्लैक स्मिथ, हिज apprentice still sat on the bench and iron and charcoal still glow the furnace। और आयरन, लोहा और जो चारकोल था उसमें अभी भी चमक रहे थे। अजम जमीन पर पसर गया और लोहे का एक टुकड़ा सिर के नीचे लगा, लेट गया और अपना टोपी जो थी वो आंखों पर सरका लिया था। उसने आंखों के ऊपर से सरका लिया था। स्ट्रेंजर स्टेयर्ड हिमसेल्फ ऑन द फ्लोर एंड ले ऑन द पिग आयरन अंडर द हेड एंड हैड पुल्ड डाउन ओवर हिज आईज। आंखों को बिल्कुल ढक लिया था अपने टोपी से। एज सुन एज द यंग गर्ल कॉट साइट ऑफ हिम सी वेंट अप एंड लिफ्टेड द हेड। और जैसे ही उसने देखा कि एक जो लड़की थी, जैसे ही युवा लड़की ने देखा, वो उसके पास गई, उसके टोपी हटा दिया उसने। साफ तौर पर उस आदमी, द मैन एविडेंटली यूज्ड टू स्लीपिंग विद वन आइज ओपन। वो ऐसे सो रहा था, एक आंखों को उसने एक आंख खोलकर सोने की आदत थी। वो अचानक उछल पड़ा और भयभीत हो गया। ही जम्प्ड एडप्टली एंड सीम्ड टू बी क्वाइट फ्रेटेंड। देखिए, फर्नेस का मतलब होता है आग, राइट, और लिफ्टेड का मतलब होता है आपको रेज कर देते हो, अपवर्ड करते हो किसी चीज को। और एडप्टली का मतलब होता है विदाउट वार्निंग, बिना किसी वार्निंग के वो कूद गया, राइट। जंप किया और अचानक उछल पड़ा, बहुत भयभीत होने लगा। सो आगे अगर हम देखें तो लिखा हुआ कि माई नेम इज, उस लड़की ने कहा, माई नेम इज एडला वेल्चमेशन। उसने कहा कि मेरा नाम इडला विलनशन है, युवती ने कहा। सो मेरे पिताजी घर से आए। माई फादर केम होम एंड सेड दैट यू वांटेड टू स्लीप हियर फोर्स टुनाइट एंड आई आस्क्ड परमिशन टू यू टू ब्रिंग योर होम टू अस। आई एम सॉरी कैप्टन। और उसने, लड़की ने कहा कि मेरे पिताजी घर आए हैं, उन्होंने बताया है कि आज रात आप यहाँ ये जो ढलाई घर है इसमें सोना चाहते हैं। और फिर मैंने यहाँ आने और आपको हमारे पास अपने घर ले जाने की अनुमति मांगी है। कप्तान कहता, मुझे खेद है कि आप इतने बुरे समय से गुजर रहे हैं। आई एम सॉरी कैप्टन, यू आर हैविंग सच अ हार्ड टाइम। शी लुक एम compassionately with her eyes and then he noticed that man was afraid। और उसने देखा कि उसने अनुमति, घर ले जाने की अनुमति मांगी, तो कप्तान बेहद दुख है कि आप इतने बुरे समय से गुजर रहे हैं। उसने अपनी जो गंभीर आंखें हैं और उसकी जो सहानुभूति है उसकी ओर देखा, और फिर से देखा कि जो आदमी है वो डरा हुआ है। एंड शी थॉट एडिकली क्विकली, यू मे बी शो कैप्टन दैट विल बी अलाउड टू लीव जस्ट फ्रीली एज यू कम एंड ओनली प्लीज स्टे विथ अस क्रिसमस इवनिंग। उसने कहा कि देखो, केवल
उसने कहा कि उसने देखा कि जो आदमी है, उसने देखा कि आदमी डरा हुआ था, तो या तो कोई वस्तु चुराई है या फिर जेल से भाग कर आया। उसने सोचा कि जल्दी से हमें छोड़ो कप्तान, आप आश्वस्त हो सकते हैं, आपको हम उतनी ही स्वतंत्रता देंगे जितनी आप स्वतंत्रता से आए हो। कृपया सिर्फ क्रिसमस की पूर्व संध्या पर हमारे साथ ठहरे। उसने इतने मिलनसार अंदाज में कहा कि चूहेदानी बेचने वाले को अवश्य ही उस पर भरोसा हो गया होगा। She said in a such a friendly manner that Rat Trap's peddler must have felt confidence in her, कि उस पर उसको विश्वास और भरोसा हो गया होगा। तो देखिए यहाँ पे फोर्स का मतलब क्या होता है, जो फॉर्म ऑफ हिटिंग होती है वो होती है स्टे मतलब रुकना, मैनर मतलब आपका तरीका, तौर तरीका, आप किस तरीके से बात करते हैं, ये सारी चीजें मैटर करती है। तो ये है कि उसका जो भरोसा था वो उठ गया था, कॉन्फिडेंस इन हर। सो ये सारी चीजें थी जिसको हमने देखा। और यहाँ पे अगर हम आगे देखें, ट्रैप का मतलब होता है फंसना। सो फर्स्ट ऑफ ऑल ही वुड मस्ट। अब हम आगे बढ़ते हैं और आगे में ये पैसेज दिया हुआ है, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं लिखा हुआ है कि इट वुड, इसको एक साथ में डिस्कस कर देता हूँ। यहाँ पे लिखा हुआ है इट वुड नेवर हैव बीन ऑकर्ड मी दैट वुड बॉदर योरसेल्फ मिस, ही सेड आई विल कम एट वंस। सो उसने कहा कि ये जो चीज़ है मिस, यह बात मेरे दिमाग में कभी नहीं जाती कि आप मुझे लेकर परेशान हो जाओगे। उसने कहा अभी मैं चलता हूँ। उसने फर का कोट का स्वीकार लिया और नौकर ने तुरंत झुककर नमस्कार करते हुए दिया और फटे हुए कपड़े के ऊपर डाल दिया। चकित लोहार की तरफ एक निगाह डाले बिना युवती पीछे पीछे घोड़ा गाड़ी तक वो गया। He carries out without granting astonishment and blacksmith so much at a glance. While he was riding up the manor of house in a forbidding, why the devil I take fellow money, he thought. उसने सोचा कि क्या मैंने किसी आदमी का जो है पैसा है वो उसके मिस के दिमाग में ये बात कभी नहीं जाती थी कि लेकर परेशान हो जाओगे मुझे। और फर का जो कोट उसको स्वीकार कर लिया, जो नौकर के बहुत झुककर नमस्कार करते उसे दिया। उसने इसे अपने फटे कपड़ों के ऊपर डाल दिया और चकित लोहार एक तरफ भी निगाह डाले बिना युवती के पीछे पीछे तक चला गया। अब किंतु कोठी एक तरफ, गाड़ी एक तरफ। सो किंतु कोठी की तरफ गाड़ी में बैठकर जाते समय उसको एक आशंका हो रही थी कि आखिर ये आदमी पैसा क्यों चुरा लिया था। द ट्रैप नेवर गेट आउट। द नेक्स्ट डे क्रिसमस इवनिंग यूमस आयरन मास्टर केम टू डाइनिंग रूम एंड द ब्रेकफास्ट प्रोबेबली थॉट द सेटिस्फैक्शन द ओल्ड रेजिमेंटल कामरेड whom had run across the unexpectedly. So उसको ये लगा कि यार किंतु जो कोठी की तरफ में गाड़ी है उसमें बैठकर जो अनिष्ट है उसकी आशंका जो है वो हो रही थी। आखिर मैंने उस आदमी का पैसा क्यों चुरा लिया। उसने सोचा जब मैं पिंजड़े के अंदर बैठ रहा हूँगा तो कभी भी इससे बाहर नहीं निकलूंगा। अगले दिन क्रिसमस की पूर्व संध्या थी जब मालिक यानी कि लोहार भोजन कक्ष में नाश्ते के लिए आया था। तो शायद उसने अपने सेना के उस साथी के बारे में संतोष पूर्वक सोचा जिससे उसकी मुलाकात आज अचानक से हुई थी, अनएक्सपेक्टेडली हो गई थी। तो यहाँ पे देखिए वेलवेट का मतलब होता है मखमल के जो रहते हैं ना फोल्डिंग कोट्स, उसको हम कहते हैं। और ग्लैंस का मतलब होता है क्विकली, ड्रिफली। और ये दो चीजें होनी चाहिए आपके। उसने बताया कि देखिए इस पैसेज के अंदर है ना 3 मीनिंग दी हुई है, एक तो वेलवेट, एक ग्लैंस, एक ट्रैप। ट्रैप का मतलब होता है फंसना, ग्लैंस का मतलब कि एक क्विकली ब्रीफली आप चीजों को देख लेते हो, और वेलवेट का मतलब होता है एक रैक होल्डिंग कोट होती है, उसको हम कहते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल, और सर्वप्रथम पहले अगर आपके देखें तो ऑल वी मस्ट सी दैट गेट अ लिटिल फ्लैश ऑन हिज बोन्स ही शेड हिज डॉटर हु वाज बिजी एट टेबल। उसने उसकी डॉटर ने कहा कि सर्वप्रथम हमें ध्यान देना होगा कि इसकी जो हड्डियां हैं उस पर थोड़ा मांस चढ़े, यानी कि थोड़ा हट्टा कट्टा हो जाए। और उसने अपनी बेटी से कहा मेज पर खाना परोसने में व्यस्त थी।
एंड वी मस्ट सी द गेट समथिंग एल्स टू डू व्हेन द रन अराउंड द कंट्री एंड सेलिंग रेड ट्रैप्स। और फिर उसने देखा कि हमें देखना चाहिए कि इस देश के चारों ओर घूमकर चूहे दानी बेचने की अपेक्षा कोई दूसरा काम इसे मिल जाए। इट्स क्वेयर एंड थिंग्स हैव गॉन डाउन हिल एंड हिम एज अ बैडली एज दैट सेड डॉटर। उसकी बेटी ने कहा कि बड़ी विचित्र बात है कि इनके हालात इतने बिगड़ गए हैं। पिछली रात मुझे नहीं लगा था कि इसमें कोई भी ऐसी चीज थी जो दिखा सकती थी कि कभी कोई शिक्षित व्यक्ति रहा था ये। द लास्ट नाइट आई थिंक दैट एनीथिंग अबाउट हिम सो दैट ही वंस हैव बीन एजुकेटेड मैन ही मस्ट हैव पेशेंट माय गर्ल सेड द फादर। उसके पिता ने कहा कि तुम्हें धैर्य रखना चाहिए मेरी बेटी, और एज सुन एज he gets clean and dressed up, you will see something different. Last night was naturally embarrassed. The tramp manners will fall away from the tramp clothes. और आप कह सकते हो कि तुम्हें धैर्य रखना चाहिए, और जैसा ही ये नहा लेगा और नए कपड़े पहन लेगा तुम अलग सी चीज देखोगी। पिछली रात स्वाभाविक रूप से परेशान था, वह घुमक्कड़ वाले कपड़े उतरने के साथ में घुमक्कड़ वाले हाव भाव जो उसके समाप्त थे वो समाप्त हो जाएंगे। और ऐसा जैसे ही दरवाजा खुला और जो अजनबी था वो अंदर आ गया। फॉल अवे इन अ ट्रैप, ही जस्ट ही सेड डोर ओपन एंड स्ट्रेंजर एंटर। वो अंदर आ गया। यस, नाउ ही वाज ट्रूली क्लीन एंड वेल ड्रेस्ड। अब वो पूरी तरीके से साफ सुथरा और बिल्कुल क्लीन लग रहा था और अच्छे कपड़े पहने हुआ था। नौकर ने स्नान कराया था। राइट, तो यहाँ पे देखिए मीनिंग है, फ्लैश है, पैसेंस है और ट्रैम्प है। पैसेंस का मतलब होता है धैर्य, फ्लैश का मतलब होता है एक सॉफ्ट सब्सटेंस होता है, एनिमल बॉडी जिसको कहते हो आप। और ट्रैम्प का मतलब क्या होता है? ट्रैम्प का मतलब होता है ट्रीड, वॉक, फॉर्म, इसको हम कहते हैं। द वेलेट हैड bathed him, cut the hair and shaved him। और जो नौकर थे उसके, उन नौकरों ने उसको आप कह सकते हो कि स्नान कराया था, बाल काटे थे, दाढ़ियां बनाई थी। इसके अलावा मोर ओवर ही ड्रेस द गुड लुकिंग शूट क्लॉथ्स एंड बिलोंग टू द आयरन मास्टर। और इसके अलावा मिल मालिक की एक सुंदर दिखने वाली पोशाक पहन रखी थी, और जिसमें सफेद शॉर्ट कल्फ, उस पर कल्फ लगी थी और कड़क कॉलर और मजबूत जूते पहन रखे थे। ही रोर वाइट शर्टेंड एंड स्ट्रेच्ड कॉलर टू वाइट शूज बट ऑल दो, लेकिन यद्यपि अतिथि जो था वो काफी खूब सजा हुआ था, सांवरा हुआ था, वेल ग्रूम्ड था। The Iron Master didn't seem pleased. He looked him the puckered brow and easy to understand when he had seen a strange fellow. In the uncertain reflection from the furnace, he might have made a mistake. But now, when he stood a broad daylight, it was impossible to mistake him an old acquaintance. उसने देखा कि ये सजा था, सहरा था, लेकिन मालिक जो था वो संतुष्ट नहीं लगा। उसके माथे पर सिलवटें डालते हुए देखा। उसे समझना आसान था कि अजनबी को भट्टे के धुंधले प्रकाश में देखा, उसने गलती कर दी। किंतु अब जबकि वह दिन के उजाले में खुले में खड़ा था, उसका पुराना परिचित समझने की गलती करना असंभव था। इट वॉज इम्पॉसिबल टू मिस्टेकन इन द ओल्ड। वॉट डज दिस मैन, ही थंडर्ड। और उसने गरज कर कहा कि इसका क्या मतलब है? अजनबी ने धोखा देने की कोशिश नहीं की, वो तुरंत भाग गया। द स्ट्रेंजर मेड नो अटेम्प्ट टू डिसमिलेट इट। जो अजनबी था वो धोखा देने की उसने कोशिश नहीं करी, तुरंत भाग गया। ही सॉ एट द वंस स्प्लेंडेड हैड कम एट द एंड। उसने देखा कि एक जो उसने कहा कि श्रीमान ये मेरी गलती नहीं है। उसने कहा कि इट डजंट मीन, ही थंडर्ड एंड ही सॉ वंस स्प्लेंडर केम आउट द एंड। और वो कह रहा है कि गलती करना असंभव था। इसका मतलब ये है कि अजनबी ने धोखा देने की कोई कोशिश नहीं की, तुरंत भाग गया था कि शान शौकत का अंत हो चुका है। इट्स एन एंड। सेव्ड का मतलब होता है क्लीन, रिफ्लेक्शन का मतलब होता है उसी का एक रिप्रेजेंटेशन, काउंटर पार्ट कह सकते हो। स्ट्रेंजर का मतलब होता है अजनबी। सो आगे बढ़ते हैं। इट इज नॉट माई फॉल्ट सर। उसने कहा यह मेरी गलती नहीं है सर।
He said, I never pretend to be anything but poor trader, and the police begged to be allowed stay the forge. उसने कहा कि किंतु कोई नुकसान नहीं हुआ, बुरे से बुरा यह होगा कि मैं फटे पुराने कपड़े फिर से पहन सकता हूं और जा सकता हूं. सो बट नो हार्म हैज बीन डन, लेकिन उसने अभी तक कोई भी नुकसान उसने नहीं पहुंचाई थी. बट नो हार्म हैज बीन डन. सो आप कह सकते हो कि इसमें मेरी गलती है. एक गरीब व्यापारी के अलावा कुछ भी दिखाने का नाटक नहीं किया और उसने धोखा देने की बिल्कुल भी कोशिश नहीं करी थी. और एक कह सकते हो कि इट इज नॉट माई फॉल्ट, मेरी गलती नहीं है. उसने कहा कि मैंने एक गरीब व्यापारी के अलावा कुछ भी दिखाने का नाटक नहीं किया. मैंने अपने ढलाई घर में ठहरने की अनुमति पाने के लिए याचना प्रार्थना की, इसमें कोई नुकसान नहीं हुआ है. एट वर्स्ट आई कैन पुट माई रैग्स अगेन द गो अवे. और यह पूर्णतः ईमानदारी की बात भी की थी. तुम्हें ये स्वीकार कर लेना चाहिए कि तुम्हें आश्चर्यचकित नहीं होना चाहिए यदि भी तुम्हारे जो न्यायिक अधिकारी हैं इस मामले में कुछ कहें. घुमक्कड़ आदमी एक आगे बढ़ा, लेकिन एक मेज पर उसने एक घूसा मारा. वेल इट सेड, आयरन मास्टर हेजिटेटेड अ लिटिल. It was a quite honest either, and you must admit that I should not surprised if the sheriff would like to have something to say in the matter. The tramp looked straight forward, struck in the table in the face. Now I am going to tell you, Mr. Iron, how the things, he said. The whole thing's nothing but a big rat trap. So उसने कहा कि श्रीमान ये मेरी गलती नहीं है. उसने कहा कि एक गरीब व्यापारी के अलावा कुछ भी दिखाने का नाटक नहीं किया. मैंने ढलाई घर में ठहरने की अनुमति पाने के लिए याचना और प्रार्थना की, किंतु कोई नुकसान नहीं हुआ. बुरा से बुरा यह होगा कि मैं पुराने फटे कपड़े पहनकर वापस जा सकता हूं. अच्छा, थोड़ा हिचकिचाया और मालिक ने लोहार से कहा, यह पूर्णतः ईमानदारी पूर्ण बात भी नहीं थी. तुम्हें सच पता करना चाहिए कि आश्चर्यचकित नहीं होना चाहिए कि एक न्यायिक जो अधिकारी है वो इस मामले में कुछ कहे. घुमक्कड़ एक कदम आगे बढ़ा और मेज पर एक घूसा मारा. क्या बात है मालिक लोहार, और उस अब आपको बताऊंगा. उसने कहा कि जो पूरी दुनिया है ना, द वर्ल्ड इज नथिंग बट द बिग बैड ट्रैप. एक चूहेदानी के अतिरिक्त कुछ भी नहीं है. और ऑल द गुड थिंग्स, और जितनी भी अच्छी चीजें हैं वो आपको पेश की जाती हैं, आर ऑफर टू बी offered into are nothing but cheese rinsed to bits pork and set out the drag a poor fellow into a trouble. So all the good, और आप कह सकते हो कि जितनी भी चीजें हैं, और उसने कहा कि ये जो है ना संसार, ये पूरी एक बड़ी चूहेदानी है, इसके अतिरिक्त तो कुछ भी नहीं है. और सभी अच्छी चीजें पेश की जाती हैं किसी गरीब को परेशानी में डालने के लिए. सजाई गई पनीर की बाहरी परत और सूअर के मांस के टुकड़ों के अलावा कुछ भी नहीं है. दे आर पोर्क आउटरेज एंड फेलो द इनटू द ट्रबल. फोर्स का मतलब होता है हीटिंग एंड हैमरिंग करते हैं, बीट करते हैं उसको. ऑनेस्ट का मतलब होता है ट्रूथफुल, और पोर्क का मतलब होता है फ्लैश हॉग्स. जो सूअर के मांस रहते हैं ना, उसको हम कहते हैं फ्लैश हॉग, उसी को कहा जाता है. और अगर हम आगे बढ़े तो उसमें लिखा, एंड इफ ही शरीफ कम्स नाउ लॉक अप मी अप फॉर दिस, देन यू मिस्टर आयरन मास्टर मस्ट रिमेंबर दैट द डे मे कम when you yourself may want to get a big piece of pork and then you will get caught in the trap. उसने कहा कि यदि और इस बात के लिए यदि जो न्याय अधिकारी आए तो मुझे जेल में डाल सकते थे. मालिक लोहार, आप अपना ध्यान रखना, एक दिन आ सकता है जब आप सुअर के मांस का टुकड़ा प्राप्त करना चाहते हो, तब आप पिंजड़े में फंस जाओगे. मालिक लोहार हंसने लगा. Caught in a trap, Iron Master began to laugh. That was not so badly said, my good fellow. उसने कहा कि यह बुरा कथन नहीं है, आपने यह बात इतनी बुरी भी नहीं कही भले आदमी. Perhaps we should let the sheriff alone Christmas evening. शायद हम क्रिसमस इवनिंग की पूर्व संध्या पर हमें
जो न्याय अधिकारी है को छोड़ देना चाहिए, परंतु अब यहां से जितना जल्दी हो सके वहां से बाहर निकलो। बट नाउ गेट आउट द हेयर फॉर एज फास्ट एज यू कैन। सो बट जस्ट अ थिंग, लेकिन जो ही आप कह सकते हो कि आदमी ने दरवाजा खोल रहा था, उसकी बेटी ने कहा आई थिंक आउट टू स्टे विथ टुडे। और उसने कहा कि मैं समझती हूँ कि इन्हें आज हमारे साथ रुकना चाहिए और मैं नहीं चाहती, आई डोंट वॉन्ट टू, मैं नहीं चाहती कि ये जाए। और इसके साथ ही वो गई और दरवाजा बंद कर दिया। एंड विथ ही वेंट एंड क्लोज द डोर। वॉट इन द वर्ल्ड आर यू डूइंग, सेड द फादर। सो पिता ने कहा तुम क्या कह रही हो। सो यहाँ पे तीन चीजें हैं, एक तो कॉट, एक है फेल और एक है स्टे। सो देखिए कॉट का मतलब होता है पकड़ना और फेलो का मतलब क्या होता है, एक रिप्रेजेंटेशन, एक रिप्रेजेंट करना उसी के इक्वल में। और स्टे का मतलब होता है रुकना, राइट, उसको हम कहते हैं स्टे। अब ये तो हमने मीनिंग को समझ लिया, अब हम आगे बढ़ते हैं, राइट। और उसने सेड द फादर, उसने क्या कहा था कि व्हाट द वर्ल्ड्स आर यू डूइंग, कि ये जो दुनिया है, ये जो वर्ल्ड है, राइट, वो क्या कह रही है, राइट। उसने कहा कि लेकिन जो आदमी है ना, जैसे दरवाजा खोला बेटी के, मैं समझती हूँ कि इसके साथ रुकना चाहिए, मैं नहीं चाहती ये जाए। और इसके साथ ही उसने दरवाजा बंद कर दिया। पिता ने कहा अब तुम क्या कर रही हो। बेटी ने कहा बिल्कुल परेशान नहीं, खड़ी थी, शायद नहीं, क्या उत्तर दे। वह सुबह से खुश थी, उसने सोचा था कि बेचारे भूखे जो अभागे लोग रहते हैं और जितना घर क्रिसमस के अनुरूप बनाने की वो तैयारी कर रही थी, इन सारी चीजों के बारे में उसने क्लोज कर दिया। बोला वो क्या कर रही हो। सो द डॉटर स्टूड देयर एम्बेरेस्ड एंड हार्डली न्यू व्हाट टू आंसर। द डॉटर स्टूड देयर क्वाइट एम्बेरेस्ड एंड हार्डली न्यू। और आप कह सकते हो कि बेटी वहां बिल्कुल भी परेशान खड़ी थी, वो शायद जानती थी कि क्या उत्तर दें। उस सुबह, दैट मॉर्निंग, ही फेल्ट सो हैप्पी व्हेन थॉट हाउ मेक लाइक क्रिसमसी एंड शी वाज गोइंग टू मेक थिंग्स फॉर पुअर हंग्री रिच। और उसकी जो लड़की थी वो उस बात से उस सुबह खुश थी जब उसने सोचा कि बेचारे जो भूखे लोग होते हैं, जो अभागे होते हैं, किसी चीज को लेकर कितना घर में जैसा क्रिसमस के अनुरूप बनाने की तैयारी कर रही थी। और शी कुड नॉट गेट अवे फ्रॉम एन आइडिया ऑल वंस एंड वॉज वाई ही इंटरेस्टेड एंड फॉर वेगाबॉन्ड। और फिर उसने देखा और उसने कहा कि वो अपनी जो चीजें हैं, और उसमें बहुत खुश थी। उसने सोचा कि वो बेचारे भूखे अभागे जो लोग हैं, वो जितने जैसा जिनका घर क्रिसमस के अनुरूप बनाने की वो तैयारी कर रही थी, अकॉर्डिंग टू क्रिसमस was going to see God poor hungry and rich. She couldn't get away idea, और वह इस विचार को अचानक त्याग न कर सकी। और यही कारण था कि उसने घुमक्कड़ के लिए दया की मांग की। आई एम थिंकिंग ऑफ दिस स्ट्रेंजर हेयर, सेड द यंग गर्ल। उस लड़की ने कहा कि मैं इस अजनबी के बारे में सोच रही हूं। सो he walks and walks whole the year, and there are probably not a single place to be whole country welcomes can feel home. और वो पूरे देश में घूमता है और संभवतः शायद कभी भी ऐसा स्थान नहीं है जहां इसका स्वागत ना होता हो और वह अपने घर जैसा ना महसूस करता हो। and a whole country and a welcome can feel home wherever turns the chased away। और जैसे कि वहां से वो जाता है, always he is afraid and arrested to cross examine। और जब भी वो जाता है, वहां से भाग जाता है, उसे हमेशा गिरफ्तार होने या क्वेश्चन पूछे जाने का डर लगा रहता है। और मैं चाहूंगी, आई शुड लाइक टू हैव एंजॉय अ डे पीस विथ देयर जस्ट वन इन अ होल ईयर। और मैं चाहूंगी कि वह हमारे साथ शांति का एक दिन गुजारे, पूरे वर्ष में एक दिन के लिए बस। सो यहाँ पे देखिए, द आयरन मास्टर मोहम्मद, आयरन मास्टर जो था वो दाढ़ी से के अंदर से कुछ बुझाया। ही कुड नॉट ब्रिंग हिमसेल्फ अपोजर। वो अपनी बेटी का विरोध नहीं कर सका। यहाँ पे आइडिया का मतलब होता है विचार, अरेस्ट का मतलब होता है किसी को गिरफ्तार कर लेना, और मोहम्मद का मतलब होता है यार जब आप बोलते हो ना, उसको कहते हैं मम्बल। मम्बल मतलब स्पीक स्लोली, एकदम बोलना,
जैसे लग रहा हो कि एनर्जी खत्म हो गई है, इस तरीके से आप बोल रहे हो, उसको हम मम्बल्ड कहते हैं। और आप कह सकते हो कि इट वॉज अ मिस्टेक, ऑफ कोर्स ही कंटिन्यू, उसने कहा कि हमारी एक गलती थी। उसने अपनी बात जारी रखी, बट एनी वे आई डोंट थिंक वी आउट टू चेज आउट द ह्यूमन बीइंग whom have been asked to come here and whom have been promised to Christmas cheer। और वो कह रही थी किंतु जो भी है, मैं नहीं समझती कि हम एक मनुष्य को भगा दें, और यहाँ हमने बुलाया है जिसे हम क्रिसमस की खुशी देने का वादा किया है, तो किसी पादरी से बुरा उपदेश कर रही हो। मालिक लोहार ने कहा कि सेड द आयरन मास्टर, डू यू प्रीच वर्स देन प्राइज, तुम किसी पादरी से बुरा उपदेश दे कर रही हो। मैं सिर्फ आशा करता हूं कि तुम्हारे लिए पश्चाताप न करना पड़े। आई ओनली होप यू वुड नॉट हैव टू रिग्रेट दिस। द यंग गर्ल टुक एंड स्ट्रेंजर बाय द हैंड एंड लेड हिम अप द टेबल। वो जो नौजवान लड़की थी उसने स्ट्रेंजर की तरफ देखा और हैंड लेड हिम द टेबल। नाउ सिट डाउन एंड ईट, शी सेड। शी कुड ईट सी दैट फादर हैड गिवन हिम। The man with the rat trap said not a word. He only sat down and helped himself to the food. Time after time, he looked the young girl and interacted for him. Why had she done it? He could be a crazy idea. After the Christmas evening, Rajaso passed just as always had. The stranger did cause any trouble because he didn't nothing बट स्लीप। यहाँ पे अगर आप इन चीजों को देखेंगे तो जो यंग लड़की ने उस अजनबी का हाथ पकड़ लिया, उसे खाने की मेज तक ले गई और उसने कहा बैठ जाओ, भोजन करो। उसने कहा क्योंकि उसने देख लिया था उसके पिता ने हार मान ली थी। चूहेदानी वाले आदमी ने एक शब्द भी नहीं कहा, केवल बैठ गया, भोजन किया। बीच बीच में उस युवती को देख लेता जिसने उस पर दया करने की वकालत की थी। उसने ऐसा क्यों किया? कौन सा मूर्खतापूर्ण विचार हो सकता है? जो रामजसो था, यहाँ पे दो चीजें, चीज का मतलब होता है ऑर्डर, परस्यू करना, रिग्रेट मतलब होता है दुख, ट्रबल का मतलब होता है परेशानी, डिस्टर्ब, मेंटल कामनेस को जो डिस्टर्ब करता है उसको हम कहते हैं। द होल फॉरनॉन हीज ले ऑन द सोफा, वन द गेस्ट रूम एंड स्लेप्ट वन द स्ट्रेच। और दोपहर में आप कह सकते हो कि अजनबी को इसके बाद रामजसो को क्रिसमस की संध्या में ठीक वैसे ही गुजरी जैसे गुजरती थी। अजनबी को कोई परेशानी पैदा नहीं की क्योंकि वह सोने के अलावा उसने कुछ भी नहीं किया था। As noon they wake up and the guest room slept one stretch and woke up and at noon they woke him up and तो लिखा ही नहीं यार, up so that he could have the share the good Christmas fare but after slept again। और दोपहर को उसने अच्छे से जगाया ताकि क्रिसमस के अच्छे भोजन का हिस्सा ले सके, लेकिन इसके बाद फिर से वो सो गया। ऐसा लगता है जैसे वो मानो वर्षों से शांतिपूर्वक सुरक्षित नहीं सो पाया हो। And had been sleep quietly and safely at the Ramjasu। In the evening when Christmas tree was lighted, they woke up again and she stood for a while drawing, blinking as through candlelights heard, but thereafter they disappeared again। 2 hours later he was aroused once more। शाम को जब क्रिसमस के ट्री को प्रकाशित किया गया, उसे जगाया गया, थोड़ी देर में डाइनिंग रूम में टिमटिमाते हुए खड़ा रहा। मोमबत्ती का प्रकाश उसे चोट पहुंचाता था, किंतु बाद में वो गायब हो गया। 2 घंटे बाद उसे फिर से जगाया, फिर भोजन कक्ष में नीचे जाना पड़ा और क्रिसमस की मछलियां जो थी उनको दलियों को दाना डालना पड़ा। 2 hours later he arrived once more। यहाँ पे आप देख सकते हो स्ट्रेच का मतलब होता है अपने आप को एक्सटेंड करना, ब्लिंकिंग का मतलब होता है आंखें जिसको ब्लिंक करना, उसको कहते हैं। अरेव्ड का मतलब होता है कि 2 घंटे बाद उसने क्या किया, एक बार फिर से जगाया। Then had go down into the dining room and eat Christmas fish and poultry। फिर उसने दलिया और क्रिसमस की मछलियां खाना पड़ा उसे। और
As soon as they got up from the table, he went around each one present and said, "Thank you, good night." But when he came to young girl, she gave him understand the father intention that suit he was wore a Christmas present. He didn't have to return it and wanted to spend next Christmas evening the place where he could rest in peace and be sure no evil would be befall him if would be welcomed back again as soon as। और आप कह सकते हो कि जैसे ही वे मेज मेज पर खड़े हुए सभी उपस्थित लोगों के पास गया, उनको धन्यवाद शुभ रात्रि कहा। लेकिन जब युवती जो यंग लेडी थी उसके पास आई, उसने समझाया कि उसके पिताजी का इरादा है कि उसने जो वस्त्र पहन रखे हैं वो क्रिसमस के उपहार होंगे, उसे वापस नहीं देना पड़ेगा यदि वह क्रिसमस की अगली संध्या ऐसी जगह बिताना चाहे तो। सो वह शांतिपूर्वक बिल्कुल देखिए रैट रैप्स आंसर नथिंग, ही हैड ओनली स्केयर्ड यंग गर्ल्स बाउंडलेस अमेजमेंट, राइट। सो वो केवल और केवल किसी चीज के लिए अगर वो परेशान था तो आप कह सकते हो कि उसको बिल्कुल ये चीज पता थी कि केवल वो चूहेदानी वाले आदमी ने कोई जवाब नहीं दिया और वो शांतिपूर्वक रह सके, आश्वस्त हो सके, क्योंकि वो अनिष्ट नहीं होगा, उसका स्वागत किया जाएगा। और कोई जवाब नहीं, केवल असीम आश्चर्य के साथ युवती की तरफ टकटकी लगाकर वो देखता रहा। एंड बाउंडलेस अमेजमेंट, प्रोट्रेस का मतलब होता है मील, जिसमें इंटेंट का मतलब होता है ऑब्जेक्ट, पर्पस, इंटेंशन मतलब आपका इरादा, और अमेजमेंट का मतलब होता है ओवरवेलमिंग सरप्राइज, इसको हम कहते हैं अमेजमेंट। सो अगर हम आगे देखें और चीज़ों को देखें, समझने की कोशिश करें, तो यहाँ पे आपको वो चीज़ मिल जाएगी। द नेक्स्ट मॉर्निंग आयरन मास्टर एंड हिज डॉटर गॉट अप द गुड रीजन टू गो अर्ली क्रिसमस सर्विसेज। और अगली सुबह मालिक लोहार कारखाने का जो मालिक था और उसकी बेटी अच्छी मिजाज में क्रिसमस की प्रार्थना के लिए जाने लगे। उनका अतिथि, their guest was still asleep, they didn't disturb him। उनका जो गेस्ट था वो अभी भी सोया हुआ था और उन्होंने उसके सोने में कोई भी डिस्टरबेंस नहीं डाली। और लगभग when at about 10 o'clock they drove back into from a church and young girl sat hung and even decently than usual। और आप कह सकते हो कि जब लगभग 10 बजे लोग चर्च से वापस चले तो युवती बैठ गई, सामान्य से कहीं ज्यादा निराश सिर लटका लिया। चर्च में उसे पता चला कि लोहे मिल के एक पुराने जमींदार एक ऐसे आदमी को लूट लिया था जो चूहे दानियां बेचता था। हाँ, बढ़िया आदमी था जिसे तुमने घर में अनुमति दी। उसके पिता ने कहा, मैं तो सिर्फ ये सोच रहा था कि अब तक अलमारी में चांदी की कितनी चम्मचें बची होंगी। एज चर्च ये लर्न, वहां पे उसको पता चला कि जो ओल्ड क्राफ्टर है, आयरन वर्क जो पहले काम करता था, उसके यहाँ चोरी हुई है और जो एक चूहेदानी बेचने वाला था, रेड ट्रैप्स वाला, उसने चोरी की है। यस, दैट वाज अ फाइन फेलो एंड लेट इनटू द हाउस सेड द फादर। उसके ने कहा कि जिसे तुमने घर में अनुमति दी है। उसके पिता ने कहा, तो सिर्फ मैं ये सोच रहा हूँ कि अलमारी में कितनी चांदी की चम्मचें बची होंगी। एंड आई वंडर हाउ मेनी सिल्वर स्पून्स आर लेफ्ट कपबोर्ड्स इन द टाइम। सो डिस्टर्ब का मतलब क्या होता है? डिस्टर्ब का मतलब होता है कि अपने परेशान, हंग का मतलब अटैच, सस्पेंड, रॉब का मतलब आपको भी पता है चोरी करना, है ना, इसको कहते हैं। सो द वोगन हैड हार्डली स्टॉप द फ्रंट स्टेप्स एंड आयरन मास्टर आस्क्ड द वेलवेट वेदर द स्ट्रेंजर स्टिल देयर। और द वैगन, आप कह सकते हो कि गाड़ी के सामने जब सीढ़ी पर पहुंची तो उसे मालिक पहुंची ही थी कि मालिक लोहार ने नौकर से पूछा, क्या अजनबी आदमी वहां था? उसने कहा कि वह चर्च में सुना था कि वह आदमी एक चोर था। He velvet answered the followed have gone and had not taken anyone else with him at him. On the contrary, he had left behind the little package which Miss Wilmension was to be kind enough to accept to। अब
उसने बड़े ही बोला कि मैंने मालिक लोहार ने नौकर से पूछा कि क्या जो अजनबी आदमी है अभी भी वहां था। तो उसने आगे कहा कि उसने चर्च में सुना था कि वो आदमी चोर है। नौकर ने उत्तर दिया कि वो आदमी जा चुका है और यह अपने साथ बिल्कुल कुछ भी नहीं ले गया है। इसके विपरीत वह क्रिसमस के उपहार के रूप में एक पैकेट छोड़ गया है जिसे कृपया करके मिस विल्मेंशन को स्वीकार करना था। And the young girl opened the package, which was so badly done up, and contents came into view at once. She gave little cry of joy. और युवती ने जैसे पैकेट खोला, बुरी तरीके से बंधा हुआ था, उसके अंदर तुरंत दिखाई पड़ा, उसकी खुशी से हल्का सा चीख पड़ी। उसने एक छोटी चूहेदानी मिली, उसके अंदर 10 क्रोनर के 3 मुड़े हुए नोट पड़े थे। किंतु सिर्फ इतना ही नहीं था, चूहेदानी में बड़े नुकीले अक्षरों में एक पत्र भी पड़ा हुआ था। He found a small traps in the 3 wrinkles and the kroner notes. But that was not all. बल्कि केवल इतना ही नहीं था, एक पत्र भी पड़ा हुआ था उसके अंदर। In the red traps also a letter written in the large and jagged characters. और उसके अंदर एक बड़े ही लार्ज और एक जैग कैरेक्टर्स में लेटर लिखा हुआ था। देखिए, कॉन्ट्रेरी का मतलब होता है जिसमें आप चीजों को, 2 अलग अलग चीजें हो जाती है, मतलब अपोजिट होती है। पैकेज का मतलब पुट इनटू किसी चीज के अंदर रखना, मतलब बहुत सारे किसी स्टोर में अगर हम किसी चीज को रख लेते हैं, उसको पैक कर देते हैं। रिंकल्ड का मतलब होता है झुर्रियां, चेहरे पे सिलन आ जाती है, उसको हम कहते हैं। उस पर लिखा हुआ था ऑनर एंड मिस, सिंस यू हैव बीन सो नाइस मी ऑल डे लॉन्ग एज आई वॉज अ कैप्टन I want to nice to you return as I was the real captain, for I do not want you embarrassed at the Christmas season by thief. But you can give back money to old man on the roadside who has money pouch hanging on the window frame as a bad proper wonders. उसने लिखा था कि आदरणीय महान कुमारी, क्योंकि पूरे दिन आप मेरे साथ बड़ी ही अत्यधिक अच्छी रही, मानो मैं कोई कप्तान हूं, मैं बदले में आपके प्रति अच्छा होना चाहता हूं, मानो मैं सचमुच कप्तान हूं, क्योंकि मैं क्रिसमस के अवसर पर एक चोर द्वारा आपको परेशान नहीं होने देना चाहता हूं। लेकिन आप पैसा सड़क किनारे वाले बूढ़े आदमी को वापस दे सकती हो जिसने गरीब घुमक्कड़ों को लालच में डालने के लिए खिड़की की फ्रेम पर थैली लटका रखी थी। और The rat trap is Christmas present from a rat would be caught in the world rat traps if not be raised to captain because it's a power to clear himself, written with friendship and highly regard. और एक चूहेदानी जो है वो एक ऐसे चूहे और क्रिसमस का उपहार है, चूहे की ओर से क्रिसमस का उपहार है जो इस दुनिया की चूहेदानी में फंस जाता है। अगर उसे कैप्टन न बनाया गया होता तो क्योंकि वो इस तरीके से स्वयं को साफ करने ईमानदारी की शक्ति मिल गई। यदि आपके द्वारा मुझे कैप्टन की भांति अच्छा व्यवहार नहीं किया जाता तो मैं कभी सुधर नहीं पाता। मित्रता और अत्यंत आदर के लिए साथ लिखित, कैप्टन वॉन स्टेहल। तो ये लिखता है खुद ही उसको लेटर लास्ट में। तो देखिए, पाउच का मतलब क्या होता है, आपको ही पता है यार पाउच का मतलब क्या होता है। किसी चीज को इंक्लोज करके रखते हैं, बैग या पॉकेट्स को, उसको हम कहते हैं। बैग का मतलब होता है फूड और रेज का मतलब क्या होता है, फैशन, किसी चीज को डिजाइन करना, रिलीफ, उसको हम कहते हैं रेस्ट। तो ये तो बात हो गई कंप्लीट इस क्वेश्चन की ट्रांसलेशन के बारे में। तो अब हम डिस्कस करते हैं कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर। तो वेयर फ्रॉम द पेडलर गेट आइडियाज टू वर्ल्ड बीइंग अ रैट ट्रैप्स। सो ये है इसका आंसर, आप देख सकते हो, स्क्रीनशॉट ले सकते हो यार। और ये आइडिया क्या क्यों था, तो ये एक मोनोटोनस था। इसी तरीके से ये थर्ड क्वेश्चन है, इसका आंसर ये है। 3 क्वेश्चन के अलावा कुछ और भी मैं क्वेश्चन डिस्कस करना चाहूंगा। ये क्वेश्चन है, इसके स्क्रीनशॉट ले सकते हो कि व्हाई वाज द क्रॉफ्टर सो टॉकटेटिव एंड फ्रेंडली विद द पेडलर। एंड फिफ्थ वन, व्हाई डिड द स्नो 30 क्रोन्स टू द पेडलर। यह 5th क्वेश्चन हो गया। एक और क्वेश्चन में देता हूं जो कि इसी चैप्टर से रिलेटेड है कि डिड द पेडलर रिस्पेक्ट द कॉन्फिडेंस रिस्पॉन्ड बाय द क्रॉफ्टर। नो, पेडलर डिडंट रिस्पेक्ट कॉन्फिडेंस रिस्पॉन्ड बाय द क्रॉफ्टर। तो ये कुछ क्वेश्चन है, जैसे 7th क्वेश्चन हो गया, ये 8th क्वेश्चन हो गया और ये 9th क्वेश्चन हो गया। सो आई होप कि ये जो चैप्टर है
वो आप सभी लोगों को बहुत अच्छी तरीके से समझ आया होगा। अगर आपको फिर भी लगता है कि कोई डाउट, कोई सुझाव, कोई सजेशन देना चाहते हैं तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, बता सकते हैं, सजेशन दे सकते हैं। सो थैंक यू सो मच एंड थैंक्स फॉर गिविंग योर प्रीशियस टाइम एट द लास्ट। गॉड ब्लेस यू। थैंक यू।